हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं पॉलीमर के ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस कुछ वीडियोस के अंदर हम लोगों ने पॉलीमर के क्लासिफिकेशन देखे थे। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हम पहले बात करी थी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, या फिर मैं बोलूं सोर्स। ओरिजिन बोल दो या फिर बोलो सोर्स, ठीक है। सेकंड हमने बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ दोस्तों नेचर ऑफ मोनोमर, ठीक है। ठीक, तो इसके अंदर हमने देखा था, जस्ट प्रीवियस वीडियोस में ही देखे थे। फिर हमने दोस्तों बात करी थी ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी तक आपको तीन टाइप बता दिए। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या फिर सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ मोनोमर, एंड उसके बाद में हमने बात करी थी ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, ठीक है। तो ये तीनों क्लासिफिकेशन हम लोग देख चुके थे। अगर आपने अभी तक इनको नहीं देखा है तो आप जरूर देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम नए टाइप के स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर बात करने वाले हैं किसकी दोस्तों? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मतलब कि जो हमारे पॉलीमर्स है, पॉलीमर्स जो है उनके बीच में जो बॉन्डिंग है, ठीक है, उन बॉन्डिंग्स के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है उसके नेचर के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के हिसाब से हमने जो पॉलीमर है उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे कि पहला आप देख सकते हैं इलास्टोमर्स हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं आपको इनका नाम बता देता हूं, फिर इनको डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप जो है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा फाइबर। क्या बोले? फाइबर के अंदर हमने क्लासीफाई किया है। देन थर्ड हमारा हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक, एंड फोर्थ में आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। तो ये चारों के बारे में हम वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इलास्टोमर्स क्या होता है, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे फाइबर्स के बारे में, फिर थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में, थर्मोसेटिंग्स के बारे में। डिटेल में हम लोग सारी चीजें देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टाइप का जो पॉलीमर है ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोग अगर बोले किसके बेसिस पे दोस्तों? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के। इंटरमोलिकुलर मतलब यहां से अगर आप देखेंगे दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बता देता हूं आप इंटरमोलिकुलर का मतलब का। अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, मींस क्या बोले, अगर हम लोग बोले डिफरेंट 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 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स बोल रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल समझाता हूं, ये बॉय है एंड ये गर्ल है। तो मान लो बॉय बॉय को अट्रैक्शन हुआ है गर्ल्स की तरफ और गर्ल्स को अट्रैक्शन हुआ है बॉयज की तरफ। तो दोस्तों जो ये फोर्सेस लग रहा है बॉयज और गर्ल्स के बीच में, इस फोर्सेस को हम बोल सकते हैं इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। सिमिलर वे में जो हमारा दो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है अट्रैक्शन का, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंटरमोलिकुलर फोर्स। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया होगा। और एक और चीज यहां से आप समझ सकते हैं, दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, क्या बोला? दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर फोर्स। इंट्रामोलिकुलर फोर्स। समझ पाए कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, और सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स। मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्स, सॉरी इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसके हिसाब से हमने इसको कैसे क्लासीफाई किया है। तो उनको हम चार टाइप में क्लासीफाई किया है,
पहले टाइप को हम लोग डिस्कस करते हैं और वो है कौन सा, इलास्टोमर्स। ठीक है, तो इलास्टोमर्स को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इलास्टोमर्स क्या हो गया, एक ऐसा पॉलीमर है जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर दैट इज इंटरचेन फोर्सेस आर वेरी वीक। इलास्टोमर्स, ध्यान दीजिएगा, इलास्टोमर्स एक ऐसा पॉलीमर है जिसके अंदर जो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस है, मतलब कि दो अलग अलग मोलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज इंटरचेंज, चेन के अंदर जो फोर्स लग रहा है वो क्या होता है दोस्तों, बहुत कमजोर होता है, दैट इज वेरी वीक होता है। और आप जानते हैं वीक फोर्सेस कौन से होते हैं, वो वंडरवॉल फोर्सेस को हम लोग वीक फोर्सेस बोलते हैं। आपने 11th 12th क्लास में ये चीज पढ़ी होगी। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन आपके सामने लिखी है और डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन बोलती है भाई साहब कि ऐसा पॉलीमर जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो, वीक हो या बोले वेरी वीक हो, एग्जांपल वंडरवॉल फोर्सेस, ऐसे पॉलीमर्स को हम लोग इलास्टोमर्स कह देते हैं। क्लियर हुआ? अगर कोई सवाल करता है कि इलास्टोमर्स क्या होते हैं तो आपका सीधा सा जवाब होना चाहिए ऐसे पॉलीमर्स जिसके अंदर में वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगता है, उन पॉलीमर्स को हम लोग इलास्टोमर्स कह देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो इलास्टोमर्स होते हैं हमारे रबर लाइक सॉलिड होते हैं। क्या बोले, रबर लाइक सॉलिड होते हैं जिसके अंदर वीक इंटरेक्शन फोर्स होता है। मान लो मैं आपको ऐसे समझाऊं कि ये हमारे एक रबर ये था और एक रबर ये था, दोनों के बीच में जो वीक इंटरेक्शन, ये जो फोर्सेस है, ये फोर्स कैसा रहेगा दोस्तों, बहुत ज्यादा ही वीक इंटरेक्शन हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं रहेगा, वीक इंटरेक्शन होता है इलास्टोमर्स के बीच में। अगर मान लो रबर, आपने देखा होगा रबर को आप खींचते हैं, ठीक है, एक लिमिट तक अगर आप इसको खींचेंगे तो ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है। लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर आप इसके ऊपर कोई भी पुल या प्रेशर फोर्स लगा देते हैं तो ये क्या होता है, कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो जाता है। एंड डिफॉर्म होने के बाद अगर आप इस फोर्स को रिमूव भी कर देते हैं तो भी ये अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं जो इलास्टोमर्स होता है उनके बीच में वीक इंटरेक्शन फोर्स होता है। ठीक है, जो कि इसको इलास्टिक नेचर का बना देता है। क्लियर हुई ये बात? तो यहां तक अभी तक मैं आपको दो पॉइंट्स बताया हूं जो कि दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट, इलास्टोमर्स क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे पॉलीमर्स जिसके अंदर वीक या बोले वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उनको हम लोग इलास्टोमर्स कह देते हैं। साथ में दोस्तों जो इलास्टोमर्स होते हैं हमारे रबर लाइक सॉलिड्स होते हैं जिसके अंदर वीक इंटरेक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे रबर। ठीक है, अभी मैं आपको बताया कि रबर होता है, रबर के अंदर क्या होता है, वीक इंटरेक्शन फोर्स होता है। इस पे आप फोर्स लगाओगे तो ये डिफॉर्म हो जाएगा और फोर्स जब रिमूव कर दोगे आप तो ये ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेगा। लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद इस पे अगर फोर्स बढ़ाते जाओगे तो फिर ये कैपेबल नहीं होता है कि अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर सके। ठीक है, आगे इसी के अंदर बात करते हैं दोस्तों। ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि इलास्टोमर्स क्या होता है। इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से इससे ज्यादा चीजें यहाँ पर नेसेसरी नहीं है। ठीक है, अगर जो पॉइंट मुझे नेसेसरी लगेगा तो मैं इस सीरीज के बाद में उसके लिए सेपरेट वीडियोस भी बनाता रहूंगा। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर दोस्तों, तो सेकंड जो टाइप का हमारा पॉलीमर है वो है फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स के बारे में अब हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखो, तो यहां पर डेफिनेशन लिख कर लाया है, वो क्या कहता है कि पॉलीमर्स इन विच इंटरमोलिकुलर दैट इज आर वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर्स। मैं आपको बताया क्या, इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स में आपको बताया। दोस्तों समझने के साथ साथ ये समझ सकते हैं जो इलास्टोमर्स की जो प्रॉपर्टी थी वह ये फाइबर्स जो है, फाइबर्स के हो जाएंगे ऑपोजिट प्रॉपर्टी हो जाएगी किसकी, इलास्टोमर्स की। मतलब इलास्टोमर्स में हमने क्या बोला था कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थे मेरे, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो था क्या था मेरा, वीक था या वेरी वीक था, वीक। लेकिन यहां पर फाइबर्स के अंदर अगर आप देखेंगे, फाइबर्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, अगर इसको मैं आई एम बोल देता हूं तो ये कैसा होता है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। समझ पाए?
तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी गई है, ऐसे पॉलीमर्स जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो रहते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकते हैं। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होते हैं ये यहाँ पर जानना नहीं है, क्योंकि आप 11th-12th क्लास में पढ़े होंगे और मैं उनको यहाँ पर नहीं बताना चाहता, क्योंकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। अगर आपको फिर भी जानना है तो कमेंट करें, सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग ज़्यादा डिटेल में जो बेसिक्स से चीज़ें उन पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अभी हमको पॉलीमर के हिसाब से कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस देखना है, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन थी, क्लियर हो गया होगा। फाइबर्स क्या हो गया दोस्तों? फाइबर्स हमारे ऐसे पॉलीमर्स है जिसके अंदर बहुत ज्यादा, क्या बोला, बहुत ज्यादा मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन वहां पर प्रेजेंट होता है, या वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स वहां पर एक्ट करता है, तो उनको हम बोल देते हैं क्या? फाइबर्स। एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बता देता हूं क्या एग्जाम्पल्स हो सकता है, लेकिन उससे पहले आप देख लें कि जो फाइबर्स होते हैं दोस्तों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, टफ होते हैं, और साथ में इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। देखो स्ट्रॉन्ग क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अगर इस पे आप ह्यूज अमाउंट में या बोले लार्ज अमाउंट में भी फोर्स लगा देंगे, क्या बोले, लार्ज अमाउंट के फोर्स को भी ये क्या कर लेंगे? रेसिस्ट कर लेते हैं, फोर्स को भी रेसिस्ट कर लेंगे, कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हो गए, टफ हो गए, मतलब कि इसकी जो ये है फाइबर्स, इसको आप, इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाएगी, मतलब टफ हो गया, टफनेस इसकी भी अच्छी होती है। क्या बोले, जो फाइबर्स होते हैं इनकी टफनेस भी एक अच्छे लेवल तक होती है, हाई क्वालिटी इनकी टफनेस होती है। साथ में दोस्तों इसमें कहा गया है कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं क्या होती है, तो मान लो ये कोई मेरा फाइबर था, इसके ऊपर आप कोई भी फोर्स लगा दो, मानो मैं पी फोर्स से इसको खींचने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये आसानी से यहां पर ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती है। ज्यादा चीजों पे नहीं जाइएगा, यहां पर जो मेन पार्ट है वो समझना कि प्रॉपर्टीज क्या है फाइबर्स की। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, टफ होते हैं, और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो भी काफी अच्छी होती है, डेट इज बहुत ज्यादा ही होती है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। अब दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर में फाइबर के अंदर कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और हमारे इलास्टोमर्स के अंदर कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो मैं यहां पर अगर आपको बताऊं तो इलास्टोमर्स के अंदर दोस्तों वीक वंडरवॉल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, ये आपको बता चुके हैं हम लोग, ठीक है। और फिर फाइबर्स के अंदर अगर बात करें तो फाइबर्स के अंदर हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं HF, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड दोस्तों हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बनता है, जैसे कि आप देख देख जानते होंगे कि फ्लोरीन जो होता है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है ये मेरे ख्याल से आपको पता होगा, नहीं होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं बताने वाले हम, ठीक है। या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है। तो कोई भी सवाल करता है कि फाइबर्स के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? फाइबर्स के अंदर। साथ में फाइबर्स हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, टफ होते हैं, और इसकी अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं नाइलॉन हो गया, टेरिलीन हो गया, ठीक है। ये ई है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो नाइलॉन और टेरिलीन हमारे एग्जाम्पल से किसके? फाइबर्स के। दोस्तों नाइलॉन क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, टेरिलीन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, थर्ड टाइप का जो क्लासिफिकेशन इसी के अंदर है वो है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है इसके बारे में मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। जैसे कि सबसे पहली बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक बनती कैसे है। दोस्तों थर्मोप्लास्टिक हमारी एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनती है। अब सवाल होगा एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है, तो आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपको टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन जब मैं बताऊंगा तो उसके अंदर एडिशन पॉलीमराइजेशन को बिल्कुल बेसिक से हम लोग देखने वाले हैं। बस अभी आपको यहाँ पर जो ध्यान रखना है वो ये है कि थर्मोप्लास्टिक जो है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनती है। क्लियर हुआ? इसी के अंदर सेकंड पॉइंट हम लोग बात करते हैं, क्या बोलते हैं, ये वह पॉलीमर है जिनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर इंटरमीडिएट रेंज के होते हैं।
क्या बोले, इंटरमीडिएट होते हैं। मतलब सिंपल सी डेफिनेशन बोली गई है, पॉलीमर इन विच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर इंटरमीडिएट आर कॉल्ड एज थर्मोप्लास्टिक। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ऑर्डर बताता हूँ। सबसे जो वीक फोर्स होता है, वीक फोर्स हमारा, फिर बात करें हम सबसे वीक तो ये हो गया, और सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग तो हमारा किसके अंदर होता है, फाइबर्स के अंदर, और सबसे वीक जो होता है वो मेरा होता है इलास्टोमर्स के अंदर। ठीक है, बीच में अब जो रेंज आ रही है इसमें हम थर्मोप्लास्टिक को रख सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स को रख सकते हैं, या फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को रख सकते हैं। ये ऑर्डर आपको ध्यान में रहना चाहिए कि सबसे कमजोर फोर्स होता है इलास्टोमर्स के बीच में, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होता है वो होता है फाइबर्स के बीच में। क्लियर हुई ये बात? तो यहां तक आपको ये चीज क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। मैं आपको थर्मोप्लास्टिक में 2 पॉइंट बताया हूं। पहला पॉइंट बताया हूं क्या, कि जो थर्मोप्लास्टिक्स होती है ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से हमारी बनती है। साथ में ही मैं ये भी बताया हूं आपको कि जो ऐसे पॉलीमर्स जिसके अंदर में जो फोर्सेस है अगर मेरे इंटरमीडिएट रेंज के हैं, मतलब ना तो ज्यादा कमजोर है ना ही ज्यादा ताकतवर है, मतलब बीच में कहीं लाई कर रहे हैं अगर फोर्स की रेंज, तो वो मेरा हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक्स। साथ में दोस्तों आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर लेस क्रॉस लिंकिंग देखने को मिलती है। ठीक है, क्या बोले, लेस क्रॉस लिंकिंग देखने को मिलेगी। मतलब मान लो ये कोई मेरा पॉलीमर है, तो ये पॉलीमर के अंदर ज्यादा क्रॉस लिंकिंग नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, नहीं तो होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बताया था जब क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बताया था तो उसके लिए सफिशिएंट कंडीशन बताया था कि जो मोनोमर होता है, मोनोमर वो मेरा कैसा होना चाहिए, बाई फंक्शनल या फिर ट्राई फंक्शनल। तो मतलब मैं सीधे से बोल सकता हूं कि जो मेरा थर्मोप्लास्टिक्स होगा इसके अंदर कम से कम अमाउंट में ऐसे मोनोमर प्रेजेंट होंगे जो कि बाई फंक्शनल है या फिर ट्राई फंक्शनल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्रॉस लिंकिंग का मतलब क्या है, लेस क्रॉस लिंकिंग मतलब लेस नंबर ऑफ मोनोमर विच आर बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल। ठीक है, तो यहां तक चीज क्लियर हो गई होगी। हमने बात कर ली तीसरे पॉइंट की, लेस क्रॉस लिंकिंग यहां पर देखने को मिलती है। फिर अगर बात करें दोस्तों थर्मोप्लास्टिक की प्रॉपर्टी, कि ये पॉलीमर्स हम क्या करते हैं, जब इनको हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, और जब इनको कूल करते हैं तो ये हार्ड हो जाते हैं एंड रिटेन देयर ओरिजिनल शेप। अगर मैं आपको यहां पर बताना चाहूं, क्या मानो ये कोई मेरा पॉलीमर था, इस पॉलीमर को मैं अगर हीट कर रहा हूं और इधर की साइड से मैं इसको कूल कर रहा हूं, कूलिंग कर रहा हूं। ठीक है, तो जब इसको हीटिंग किया, हीटिंग करता हूं, तो ये क्या हो जाता है, मान लो मेरा सॉफ्ट हो जाएगा हीट करने पर, और कूल करने पर ये मेरा हार्ड हो जाता है। तो जो थर्मोप्लास्टिक है इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जब मैं इसको हीट करूंगा तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, जब इसको मैं कूल करूंगा या ठंडा करूंगा तो ये हार्ड हो जाएगा। क्लियर हुई? तो ये कुछ सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूं जो कि ध्यान में रखनी है। ठीक, एंड ये चीज आपके सामने लिखी हुई है, आप इसको और अच्छे से नोट्स बना के पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन दिस केस जब हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं जब हीट करते हैं तो ये क्या होते हैं, ये हमारे वीक हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। इसकी वजह से हमारा पॉलीमर सॉफ्ट हो जाता है और वाइस वर्सा। ठीक है, ये रीजन बताया हूं मैं। क्या रीजन बताया हूं, कि जो पॉलीमर्स होते हैं दैट इज थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, और जब हम इसको कूल करते हैं तो ये हार्ड हो जाते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं जैसे जैसे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो भी इंट्रामोलिकुलर या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं दोस्तों वो वीक होते जाते हैं और टूटने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा पॉलीमर सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन जब आप उसको ठंडा करेंगे तो जो बॉन्ड वहां पर ब्रेक हुए थे हो सकता है वो बॉन्ड फिर से जुड़ने लगे, और उसकी वजह से वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे थर्मोप्लास्टिक से रिलेटेड। कुछ और पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, थर्मोप्लास्टिक जो होता है ये प्योर एक फिजिकल चेंज है, एंड फिजिकल चेंज आर जनरली रिवर्सिबल, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ केमिकल चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर क्या होता है, ये कोई प्लास्टिक थी, अगर आप इसको हीट करोगे और इधर से कूल करोगे तो ये हीटिंग और जो कूलिंग है, हीटिंग प्रोसेस और जो कूलिंग प्रोसेस है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है या फिजिकल चेंज वाली प्रोसेस है। हीट, मान लो ये हमारा कोई सॉलिड था, सॉलिड था, सॉलिड फॉर्म में कुछ अगर था, इसको आपने जैसे ही हीट प्रोवाइड कराया तो ये सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा या मैग्मा फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है,
वहीं अगर कूलिंग में क्या होता है दोस्तों, लिक्विड फॉर्म में अगर कोई रहता है, जब आप इसको कूल कर देते हो या ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको क्या बोले कि ये जो आपका प्योर क्या है, प्योर एक फिजिकल चेंज है, और फिजिकल चेंज हमारे जनरली रिवर्सिबल होते हैं, मतलब कि वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। देयरफॉर दिस पॉलीमर्स आर रिसाइक्लेबल, मतलब कि जो थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक हमको जो मिल रहा है दोस्तों, ये कैसे मिल रहा है, ये हमको एक रिवर्सिबल प्रोसेस से मिल रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस से मिल रहा है। हेंस इन ये क्या है, रिसाइक्लेबल हो सकता है, डेट इज दे कैन बी मोल्डेड एंड रीमोल्डेड अगेन एंड अगेन। मान लो कि मेरे पास कोई एक थर्मोप्लास्टिक का मटेरियल था, ये कुछ था, इसको मैं क्या करूं दोस्तों, हीट कर दूंगा, हीट करने के बाद इसको मैं मान लो कुछ भी बना सकता हूँ, दूसरा कोई शेप में इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यही बोला गया है कि जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं इसको हम लोग बार बार रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम्पल्स अगर आपको देखना है किसके जो है हमारे थर्मोप्लास्टिक्स के, तो एग्जाम्पल्स हमारे पास हो सकते हैं पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड दैट इज पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, पम्मा, पीटीएफ, इन सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, तो आप निश्चिंत रहिए। जस्ट आपको क्या ध्यान रखना है, थर्मोप्लास्टिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो कि मैं आपको बताया हूँ, ठीक है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें इसी के अंदर, वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होती है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हमारी जो थी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनती है। जैसे कि थर्मोप्लास्टिक में आपको बताया था कि थर्मोप्लास्टिक्स जो है, थर्मोप्लास्टिक्स मेरी किससे बन रही थी दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक्स मेरी एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनती थी, एडिशन पॉलीमराइजेशन से फॉर्म होती थी। ऐसे ही जो थर्मोसेटिंग है वो हमारी कंडेंसेशन से बन रही है। दोस्तों एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस है, इनको मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करूंगा, तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोले, पॉलीमर्स इन विच देयर इज एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग। ये जो है, ये जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं दोस्तों, इसके अंदर एक्सटेंसिव मतलब कि लार्ज अमाउंट में क्रॉस लिंकिंग आपको देखने को मिलती है। क्या बोले, एक्सटेंसिव, मतलब इसको एक्सटेंसिव को क्या बोल सकता हूं मैं, लार्ज अमाउंट में, ठीक है, लार्ज अमाउंट में क्रॉस लिंकिंग आपको देखने को मिलेगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ऐसे पॉलीमर्स जिसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हो जाते हैं। और जिसके अंदर कम क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट है, वो हमारे थर्मोप्लास्टिक्स हो जाते हैं, ठीक है। आई थिंक ये चीज यहां तक क्लियर हो गई होगी दोस्तों। यहां पर भी हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या बोलता है, दिस पॉलीमर्स ऑन हीटिंग बिकम सॉफ्ट एंड ऑन कूलिंग बिकम्स हार्ड बट डू नॉट रिटेन देयर ओरिजिनल शेप्स। सेम प्रॉपर्टी में आपको थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर बताया था, उसके अंदर क्या बोला था कि कोई भी पॉलीमर रहता है, अगर उसको हम लोग हीट करते हैं तो दोस्तों वो सॉफ्ट हो जाता है। क्या बोला, इस पॉलीमर को अगर मैं हीट करूंगा तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, वहीं अगर इसको मैं कूल करूंगा तो ये मेरा हार्ड हो जाता है। लेकिन ये अपने ओरिजिनल शेप को रिटेन नहीं करता है, लेकिन थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिटेन कर लेता था। ये मैं आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर आगे कुछ और पॉइंट्स बात करें तो वो क्या बोलता है, यहां पर दोस्तों जब आप हीट करते हैं तो जो क्रॉस लिंक है वो टूट जाती है ना। और जब आप उसको जब हीट करते हैं, ठीक है, एंड रीअरेंज्ड ऑन हीटिंग, मतलब कि जो क्रॉस लिंक है वो हमारी टूट जाती है और फिर से रीअरेंज हो जाती है ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। मेरे ख्याल से ये प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये एक पूरा की तरह से क्या है, केमिकल चेंज है, और हम जानते हैं केमिकल चेंज जनरली क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। हेंस मैं कह सकता हूं कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है, इसके अंदर ये हमारे नॉट रिसाइक्लेबल होते हैं। क्लियर हुआ, हमने आपको बताया थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, रिसाइक्लेबल होते हैं, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर प्योर केमिकल नहीं फिजिकल चेंज देखने को मिलता है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के अंदर हमको प्योर केमिकल चेंजेस देखने को मिलता है, जो कि हम जानते हैं केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं। हेंस जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं हमारे क्या हो गए हैं, ये नॉट रिसाइक्लेबल होते हैं, मतलब रिसाइक्लेबल नहीं होते हैं, ठीक है।
डेट इज अगर एक बार आप इसको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए तो उसको फिर से हम लोग रिमोल्ड नहीं कर सकते। मान लो एक बार ये शेप बन गया तो इससे हम कोई सा ऐसा शेप नहीं बना सकते हैं, लेकिन थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर ये पॉसिबल था। ठीक है, आगे अगर बात करें इसी के अंदर दोस्तों तो क्या बोलता है ये दिस पॉलीमर ग्रेटली इंप्रूव द मटेरियल्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ये जो पॉलीमर है दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो है ये क्या करती है, मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इंप्रूव कर देती है। ठीक है, जैसे कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के एग्जांपल में अगर आपको बताऊं, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, बेकेलाइट, इपॉक्सी रेजिन एक्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल्स है किसके, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के। आई होप ये चीज यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोनों के बीच में डिफरेंस बताने वाला हूं आपको। थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है उनकी हम लोग बात करेंगे, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको कंक्लूजन कर देता हूं कि आज क्या हम लोग देखे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या बात करी, हमने पॉलीमर को क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिसके अंदर हमने देखा इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एंड थर्मोप्लास्टिक्स। दोस्तों इलास्टोमर्स के अंदर हमने क्या देखा, इलास्टोमर्स के अंदर हमने देखा कि सबसे कमजोर फोर्स किसके अंदर होता है, वो होता है हमारे इलास्टोमर्स के अंदर। ठीक है, वीकेस्ट फोर्स जो होता है वो होता है इलास्टोमर्स के अंदर, वीक फोर्स, वेरी वीक फोर्स बोलो। और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होता है हमारा किसके बीच में होता है, फाइबर्स। और इंटरमीडिएट रेंज का, इंटरमीडिएट रेंज का जो फोर्स होता है वो होता है थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर। ठीक है, फिर इनके सबके बारे में मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दिया हूं और इन दोनों को डिटेल में इनकी प्रॉपर्टीज में आपको बताया हूं। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करें, और इसको और डिटेल में जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, वहां पर आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।